वेलकम स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को स्लाइड्स के फॉर्म में पढ़ना पसंद ना हो, जो कि हमारा वीडियो फॉर्मेट है। हो सकता है कई बच्चों को वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में पढ़ना पसंद हो सामने से। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं ये कहता हूँ कि आप एक बार वीडियो देख तो लो, आपके सब कुछ समझ में आएगा, सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? एबे नॉलेट ने। कब? 1748 में। कैसे ऑब्जर्व किया था? एक जार था, एक जार था, ओके, जिसमें शराब थी। क्या था? अल्कोहल था। इसके माउथ को उन्होंने पिक्स ब्लाडर, जो सुअर होता है, उसके ब्लाडर से क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। उसके माउथ पे पिक्स ब्लाडर बांध दिया, ओके, और किसी रीजन की वजह से इस पूरे जार को वाटर में डिप कर दिया। वाटर में डिप किया तो कुछ आवर्स के बाद देखते हैं ये ब्लाडर फट चुका है, और एबे नॉलेट को अब दोबारा जाना पड़ेगा, ठीक है, तो उससे तो कोई लेना देना है नहीं। पर ये ब्लाडर कैसे फट गया? यहीं से शुरुआत होती है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की, और यहीं से शुरुआत हुई है। ओके, तो ये फटा कैसे, ये तो हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर में आगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोसिस। तो देखो, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑस्मोसिस भी नहीं होगा। जैसे सोने के बिन सुनार नहीं, ओके, लोहे के बिन लोहार नहीं, तो वैसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना ऑस्मोसिस नहीं। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ना होगा, ओके। तो चलो देखो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको अलग अलग कर दो, सेमी अलग, परमेबल अलग। तो ऐसी मेम्ब्रेन, ओके, जो केवल कुछ पार्ट को परमिट करती है उससे फ्लो होने के लिए। सेमी मतलब कुछ पार्ट या आधा, ओके, तो कुछ पार्ट को परमिट करती है, मतलब या तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट को उससे पास करती है या फ्लो होने के लिए परमिट करती है। ये समझ में आया? तो केवल सॉल्वेंट को क्यों परमिट करती है? देखो, जो भी मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओके, उससे केवल सॉल्वेंट ही पास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बजाय कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसलिए केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास होते हैं या फ्लो करते हैं, ओके, ये समझ में आ गया। अब देखो, जो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये नेचुरली भी पाए जाते हैं, ये मतलब प्लांट्स वगैरह या एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, यस, हम इनको सिंथेटिक भी बनाते हैं, ओके। तो सबसे पहले जैसे नेचुरल है, पिक्स ब्लाडर जो अभी जार के माउथ पे लगाया था, ओके, पिक्स ब्लाडर, वो भी एक ये भी एक नेचुरल जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ओके। इसको पहले लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता था, पर अब नहीं किया जाता है। और जैसे कि जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे हमारे सेल्स हैं, उनमें भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बाहर बाहर से, ओके। और जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं, ओके, प्लस जो उनके रूट्स होते हैं, वाटर कैसे एब्जॉर्व करते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं उनमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, जिस कारण ऑस्मोसिस होता है और वाटर को वो क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं। ये समझ में आया? देखो, जो हमारी किडनी वगैरह हैं उसमें भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ओके। तो ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझते हैं। खैर, सिंथेटिक भी बनाए जाते हैं, जैसे सेलोफेन है, इसको सेलुलोज से बनाया जाता है, और ये सेलुलोज प्लांट्स वगैरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओके। जो सिलिकेट्स होते हैं, आयरन, निकिल या कोबाल्ट के और भी होते हैं एलिमेंट्स, ओके, तो इनके सिलिकेट्स की पतली सी एक फिल्म बनाई जाती है, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के की तरह काम करती है, ओके। अगला है कॉपर फेरोसाइनाइड। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है लेबोरेटरी में। इसका फॉर्मूला है Cu2FeCN6, ये इसका फॉर्मूला है, ओके। तो जेली फॉर्म में होता है ये। तो ये भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अगला है सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट
ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में काम आता है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर को झेल सकता है। ओके, सेलुलोज एसीटेट बहुत ज़्यादा प्रेशर को झेल सकता है, जो भी कोस्टल एरिया होते हैं या समुद्र के किनारे के एरिया होते हैं। तो जो भी आरओ यूज़ होते हैं, आरओ अभी आगे बताऊंगा क्या होता है, जो भी आरओ यूज़ होते हैं तो वहाँ ये मेम्ब्रेन यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल सकती है, इसलिए। ओके, समझ आ गया। तो देखो, कॉपर फेरोसाइनेट को हम लेबोरेटरी में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सेलुलोज एसीटेट, इन दोनों को यूज़ करते हैं। बाकियों को इसलिए नहीं करते, बाकियों का इम्परफेक्ट नेचर होता है, मतलब किसी पार्ट से तो वो अच्छे से ऑस्मोसिस होता है, किसी पार्ट से नहीं होता है, तो इसलिए हम ये दोनों ही यूज़ करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है। देखो ये फिगर देखो, ये बीच में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को डिवाइड किए हुए। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम, पर वॉल्यूम में कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं। ओके, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, फ़र्क किस बात से पड़ता है, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है, पर वॉल्यूम में कितने मोल्स हैं। आगे समझ में। ओके, हो सकता है कि एक तरफ वॉल्यूम ज़्यादा हो, ओके, वॉल्यूम ज़्यादा हो पर वहाँ मोलैरिटी कम हो सकता है एक तरफ वॉल्यूम कम हो पर वहाँ मोलैरिटी ज़्यादा हो। समझ गए, फ़र्क इस बात से पड़ता है पर वॉल्यूम में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो ये फिगर देखो, ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सॉल्वेंट का फ्लो होगा, सॉल्वेंट का फ्लो होगा तो दोनों तरफ होगा, हो सकता है ना, फ्री है। अब देखो जो नेट मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, वो किधर से किधर होता है, वो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ होता है, या लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ होता है, नेट मूवमेंट। आया समझ में। अब देखो इस बात में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये भी समझा देता हूँ। जो मूवमेंट होता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर वहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हुआ तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हुआ, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। यह है समझ में। तो बस ठीक, ये समझ गए। अब देखो यहाँ तो क्या था, दोनों सॉल्यूशंस थे, पर एक जगह केवल सॉल्वेंट हो, तो अगर यहाँ केवल प्योर सॉल्वेंट हो तो सॉल्यूट नहीं है उसमें, तब क्या होगा, तब उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है, 0 है। ओके, तो लो से हाई की तरफ मूवमेंट होगा, और अगर 0 है तो एक हिसाब से क्या है, लो ही है। ओके, तो वो उस तरफ सॉल्वेंट फ्लो करेगा जिस तरफ क्या है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा। ओके, जैसे ये फिगर है, देखो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ सॉल्वेंट है और यहाँ उस सॉल्वेंट का क्या है, कोई सॉल्यूशन है। ओके, अब क्या होगा, सॉल्वेंट किधर से किधर फ्लो करेगा, मतलब नेट मूवमेंट किधर से किधर होगा, ये सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। और सपोज सॉल्यूशन की कोई हाइट थी पहले, ओके, इस वेसल में, और अब वो क्या होगा, इंक्रीज होगा उसकी हाइट। तो इस हाइट से भी फ़र्क पड़ता है, वो आगे हम देखेंगे। ओके, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वहाँ देखेंगे। यह है समझ में। अब देखो ऑस्मोसिस होता क्यों है। अब ये नेचुरल फिनोमिनन है, ओके, तो यहाँ हम बता नहीं सकते कि ऑस्मोसिस होता क्यों है, ठीक, पर कई लोग मिथ लगाते हैं, तो मिथ मैं आपको बता देता हूँ। टीचर्स जो बोलते हैं वो ये कहते हैं कि जब भी वॉलेटाइल जो सॉल्वेंट होता है, ओके, कोई भी लिक्विड होता है वो वॉलेटाइल ही होते हैं, वैसे उनका नेचर होता है ज़्यादातर, तो उसमें हम नॉन वॉलेटाइल अगर सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। इसका मतलब यहाँ वेपर प्रेशर क्या है, कम है।
ओके। और यहाँ वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो फिर फ्लो इधर ज़्यादा होगा, तो नेट फ्लो इधर होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। ओके, तो वो ये कहते हैं, पर वेपर प्रेशर कब लगता है, जब ऊपर से बीकर या वैसिल वो बंद हो, तभी तो वेपर प्रेशर लगेगा। ओके, तो इसका मतलब अगर बीकर बंद ना हो या वैसिल बंद ना हो तो ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, ऑस्मोसिस फिर भी होता है, तो ये गलत हो गया। एक माइक्रोस्कोपिक व्यू ये है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए बम्बार्डमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल मेम्ब्रेन पे ज़्यादा होंगे, इसलिए नेट फ्लो इधर होता है। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। और एक थर्मोडायनेमिक व्यू है जो आपकी समझ में शायद ना आए, ओके, वो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कहता है कि जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो पूरे सिस्टम में सेम होना चाहिए। ओके, पूरे सिस्टम में सेम होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि इधर केमिकल पोटेंशियल हाई है और इधर लो है, तो हाई से लो की तरफ फिर क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर लगता है। ओके, पोटेंशियल ज़्यादा है तो प्रेशर भी फिर ज़्यादा होगा। ओके, तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए फिर इधर से क्या होता है, इधर से सॉल्वेंट का फ्लो हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। ओके, ये समझ में आ गया। तो फिर अगर इधर फ्लो होगा तो फिर ये हाइट क्या होती है, यहाँ भी इंक्रीज़ होगी, ये आपको पता ही है। अब हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में कुछ ऑस्मोसिस की प्रोसेसेस होती हैं, या हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। देखो 2x लो, दोनों को बॉयल कर दो, बॉयल करने के बाद दोनों के आउटर हार्ड सेल निकाल लो और एक को डालो डिस्टिल्ड वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में, और दूसरे को सैचुरेटेड सॉल्ट वाटर में। ओके, सैचुरेटेड मतलब मैक्सिमम सॉल्ट जो हम उस वाटर में डाल सकते थे, तो वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अब देखो 1-1.5 दिन बाद देखो क्या होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर में रखा वो एग स्वेल हो जाता है और जो सैचुरेटेड सॉल्ट वाटर में वो श्रिंक हो जाता है। ऐसे कैसे होता है, देखो जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कुछ भी नहीं है, और जो एग है उसमें प्रोटीन और सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। ओके, तो फिर ऑस्मोसिस कैसे होता है आपको पता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ तो कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है और यहाँ है कुछ कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर अंदर जाएगा तो वो स्वेल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो क्या होता है, ये सैचुरेटेड सॉल्ट वाटर है, बहुत जो भी सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, अब वो भी सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब मैक्सिमम अमाउंट है। ओके, और यहाँ क्या है, एग में लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो फिर वो हाई की तरफ जाता है। ओके, तो जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है। तो जो भी बाहर की परत होती है एग की, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। आए समझ में, तो इसलिए ये श्रिंक हो गया और ये स्वेल हो गया। इसमें एक और टॉपिक आता है जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। ओके, जिसमें 3 टाइप्स होते हैं, आइसोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है और हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, 3 टाइप्स होते हैं, तो इस वीडियो में हो नहीं पाएगा वो। ओके, बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो वो एक और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो पोर्शन भी काफ़ी है। ओके, अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ये फिगर स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ क्या है, प्योर सॉल्वेंट है और इस फनल में उस सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है और फनल के माउथ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब देखो नेट फ्लो सॉल्वेंट का किधर होगा, फनल की तरफ, फनल के अंदर। ओके, अब क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में सपोज फनल पे जो फनल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका लेवल ये, अब क्या होगा, इंक्रीज़ होगा क्योंकि सॉल्वेंट अंदर आ रहा है तो ये इंक्रीज़ होगा, और सॉल्वेंट का जो लेवल होगा, जो भी ये लेवल है सॉल्वेंट का, वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो क्या ये प्रोसेस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस ऐसी ही चलती रहेगी और क्या ये पूरा सॉल्वेंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ऑस्मोसिस भी रुकता है। देखो कैसे सॉल्वेंट अंदर जा रहा है। ओके, तो यहाँ से फनल की हाइट भी इंक्रीज़ होगी, कुछ ना कुछ लिक्विड इंक्रीज़ होगा, वो लिक्विड का कुछ ना कुछ वेट होगा। ओके, उस लिक्विड का कुछ ना कुछ वेट होगा और वो वेट कुछ ना कुछ प्रेशर नीचे एक्सर्ट करेगा।
ओके, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, अब देखो एक हाइट आती है जिस पे इतना वेट बन जाता है, जो लिक्विड है इस हाइट तक इतना वेट बन जाता है कि ऑस्मोसिस रुक जाता है, तो उस प्रेशर को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि इज इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के। समझ में आया? ओके, तो जो भी लिक्विड का वेट है उससे जो भी प्रेशर लगता है वो कितना होता है, ये होता है। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, ये प्रेशर होता है, ये हाइट है, जो ये हाइट है। ओके, जो ये है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और जो ये है जी वो क्या है, लोकल ग्रेविटी। ओके, तो जो भी ये इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। ओके, और जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का जो साइन है ना, इसको हम कहते हैं ईटा। अब देखो, जो एवन नॉलेज थे स्टार्टिंग में पढ़ाया था, उनका जो अल्कोहल का जार था उसके माउथ पे जो ब्लैडर था, पिग ब्लैडर, वो क्यों फट गया था वाटर में रखने पे? देखो, ये सपोज वो जार है, ओके, इसके अंदर क्या है, अल्कोहल है, ओके, और अल्कोहल एक सॉल्यूशन होता है वाटर और इथेनॉल का, और इसके माउथ पे उन्होंने पिग ब्लैडर क्या कर दिया, बांध दिया था। ओके, पिग ब्लैडर से कवर कर दिया। अब देखो, और इस जार को उन्होंने वाटर में रखा, वाटर में रख दिया। ओके, तो अब क्या होता है, देखो जो ये पिग ब्लैडर है ना, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। और क्या होता है, क्योंकि वाटर में कोई भी सॉल्यूट है नहीं, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन वैसे भी नहीं है। ओके, तो क्या करेगा, फिर अंदर की तरफ मूव करेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की तरफ क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। ओके, अंदर आएगा। अब क्या होगा, अंदर लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ओके, और वो इंक्रीज जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या करेगा, वो लिक्विड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएगा। ओके, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब तक बढ़ेगा, जब तक ऑस्मोसिस रुक ना जाए। ओके, जब तक ऑस्मोसिस रुक न जाए। तो ऑस्मोसिस कब रुकेगा, जब तक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल ना हो। समझ रहे हो? जब तक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल ना हो तब तक ऑस्मोसिस रुकेगा ही नहीं। और अंदर तो वॉल्यूम बचा है नहीं, अंदर तो वॉल्यूम बचा है नहीं, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, ब्लैडर फट जाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से, ऑस्मोसिस तो होगा ही, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर अभी तक बना नहीं है। ओके, तो फिर क्या होगा, ये ब्लैडर फट जाएगा। समझ में आया क्यों ये ब्लैडर वाटर पे रखने पे फटा था? ठीक, तो चलो हम अल्टरनेटिव वे से ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं। देखो, इस बीकर में सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूशन है, ये बीच में एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये दोनों फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन मतलब इनके अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करने में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ओके, और इन दोनों पिस्टन के ऊपर सेम प्रेशर लग रहा है जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी इस ईटा को हटा दो यहाँ से, तो ये फिगर आपके समझ में आ गया। अब क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, तो कहाँ से कहाँ होगा सॉल्वेंट का फ्लो, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट या सॉल्यूशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन या सॉल्यूट की तरफ होगा। ओके, ऑस्मोसिस हुआ, तो अब इसका जो ये पिस्टन है इसका अपवर्ड मूवमेंट होगा ना। तो अब हमें एक मिनिमम प्रेशर लगाना है जो इसके अपवर्ड मूवमेंट को रोक दे। अपवर्ड मूवमेंट रुकेगा तो ऑस्मोसिस भी रुक जाएगा। ओके, तो मिनिमम प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये एक्सेस प्रेशर होता है जो हम बाहर से लगाते हैं। आए समझ में? तो अब जब ऑस्मोसिस रुक जाते हैं तो इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। मतलब जितने पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं उतने पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जाएंगे सॉल्वेंट के। ओके, तो मूवमेंट का रेट सेम हो जाता है। समझ में आ गया? ओके, अब देखो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो सिंबल होता है वो ईटा होता है, इसको ईटा कहते हैं। ओके,
तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जितना भी जो ये सॉल्यूशन है इसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ज़्यादा लगेगा। ओके, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो यहाँ से फ्लो ज़्यादा होगा। ओके, और अगर फ्लो ज़्यादा होगा यहाँ से तो फिर क्या होगा, यहाँ से प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया। और जो भी ये प्रोसेस होती है ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। ओके, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो ईटा ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो मूवमेंट और ज़्यादा होगा पार्टिकल्स का, मूवमेंट ज़्यादा होगा तो फ्लो भी ज़्यादा होगा, और फ्लो ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ओके, यह है समझ में। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, एक इक्वेशन में लिख लेते हैं। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, और ये टी क्या है? टेम्परेचर, और ये आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और इस इक्वेशन को हम वेंट ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वेंट ऑफ ने कंक्लूड किया था जो भी डाइल्यूट और आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, और जो भी गैस लॉ होते हैं वो यहाँ मतलब डाइल्यूट और आइडियल सॉल्यूशन पे भी क्या करते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। ओके, यह आया समझ में। तो इसलिए हम इसको वेंट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ओके, और आपको पता है जो भी आइडियल गैस होती है वो क्या प्रेशर लगाती है, जो कंटेनर के सरफेस पे CRT तो लगाती है। ओके, तो ये हो गया। तो ईटा इज इक्वल टू CRT। सी क्या है? मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, जो हम N लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स क्या होता है? मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सपोज सॉल्यूट का गिवन मास जो है, वेट जो है वो WB है, और जो मोलर मास है वो MB है। ओके, और नीचे ये B हो गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। WB RT अपॉन MB इंटू B, ये क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। अब हम यहाँ से मोलर मास निकालते हैं। ये लिख देते हैं। ओके, और ये B इंटू ईटा। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत वाइडली यूज़ होती है बायोलॉजी वगैरह में। ओके, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यह है समझ में। अब देखो, जो मिनिमम प्रेशर लगा था वो था ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब देखो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लग जाए तो जो भी प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस की वो रिवर्स हो जाती है। जो फ्लो होता है सॉल्वेंट का वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू दी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हो जाता है। इसी को कहते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यूज़ है। ओके, वो क्या है? डिसलाइनेशन ऑफ वाटर। देखो जो भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ घरों में जो भी वाटर सप्लाई होता है वो क्या होता है? सी वाटर से होता है, और उस सी वाटर को पीने लायक बनाया जाता है। कैसे? रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। देखो क्या होता है, ये सी वाटर है, सॉल्ट वाटर, और यहाँ फ्रेश वाटर है। अब देखो हम सॉल्यूशन की तरफ एक प्रेशर लगाएंगे जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। ओके, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ से केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? फ्लो करेंगे, तो केवल वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। ओके, और जो सॉल्ट है वो क्या होगा? इधर डिपॉजिट हो जाएगा, तो हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। ओके, तो यही होता है डिसलाइनेशन ऑफ वाटर। ठीक,